So we are going to discuss what is the difference between greatest binomial coefficient and numerically greatest term. तो सबसे पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फाइंड आउट करने का क्या मीनिंग है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने का क्या मीनिंग है, और उसके बाद फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट अगर हमें पूछे जा रहे हैं तो कैसे हम किसी भी बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पता कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सपोज मेरे पास एक टर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2। ये मेरे पास एक टर्म है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन कर रहा हूँ, और जब अपन ओपन करेंगे तो वी विल गेट 2c0 एक्स की पावर 0 प्लस 2c1 एक्स की पावर 1 प्लस 2c2 एंड एक्स रेज टू द पावर 2। फाइन। अब यहां पे दो क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जा सकते हैं कि आप इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन में अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करूं तो उसमें पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट है 2c0, अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट है 2c1 एंड द लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2c2। तो दीज आर एक्चुअली द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब पूछा गया है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट पता करने का सबसे बेस्ट लॉजिक ये है कि आप मिडिल वाले टर्म का कोफिशिएंट पता करिए और वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा। इसको आप पास्कल ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। अगर आपने पास्कल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है तो ये इसका पैटर्न है पास्कल ट्रायंगल का। आप देखेंगे कि जितना आप मिडिल में मूव करते हैं उतना ही नंबर आपका ग्रेटर होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 को सपोज मैं ओपन करता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को अगर अपन ओपन करें तो ओपन करने के बाद ये आएगा 4c0 एक्स की पावर 0, द नेक्स्ट टर्म इज 4c1 x raised to the power 1, 4c2 x raised to the power 2, 4c3 x raised to the power 3 and 4c4 and x raised to the power 4। अब अगर 1 प्लस एक्स की पावर 4 के एक्सपेंशन में इफ द क्वेश्चन इज विच इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो जैसा मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि जब आप मिडिल में मूव करते हैं, और उस एक्सप्रेशन का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है अगर आप इसे पिक करेंगे तो ये इस एक्सप्रेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, जितना आप मिडिल में जाते हैं, जैसे या फिर आप इसे थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हैं। 4c0 मतलब 4 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट नहीं करना है तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 1। 4 में से चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज आएंगे 1। 4 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 4। 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 4। लेकिन 4 में से अगर आप 2 करके ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं तब उस केस में जो नंबर ऑफ वेज आपके जनरेट होंगे दे आर एक्चुअली 6। आप यहाँ पे इस सीरीज को चेक कर सकते हैं। ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू है जो कि पास्कल ट्रायंगल से आपको मिल जाती है। तो अगर इसमें क्वेश्चन ये होता कि आप ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बता दीजिए तो मैं फिर केवल ये सर्च करता कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है क्या। अगर मैं उसको जनरेट या फाइंड आउट कर लेता हूं, दैट इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 100 को ओपन कर रहा हूं और ओपन करने पे हमें एक एक्सप्रेशन पूरा मिलेगा एंड इफ द क्वेश्चन इज कि मुझे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है, तो मेरा टास्क होना चाहिए कि मैं इस एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट को पता कर लूं। अगर ये वैल्यू आप पता कर लेते हैं वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि पावर आपकी 100 है तो ऑन द एक्सपेंशन वी विल गेट 101 टर्म्स, है ना। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको 101 टर्म्स मिलने जा रहे हैं। अब अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे और टर्म्स हैं तो आप देख सकते हैं कि 51वां जो टर्म होगा वो 51वां जो टर्म है वो इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म होगा, और 51वें टर्म को अगर मैं निकालूं तो ये बनता है t50+1 100 c50 एंड x रेज टू द पावर 50। मतलब ये इस एक्सप्रेशन का सबसे बीच वाला टर्म है, और इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट पे अगर आप कमेंट करें देन द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 100c50। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है।
चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए मैं 1 प्लस एक्स की पावर 3 को इस बार ओपन कर रहा हूं, है ना। मैं इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ओपन करता हूं तो फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगा 3c0 एक्स की पावर 0 प्लस 3c1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 3c2 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 3c3 और एक्स रेज टू द पावर 3। ये आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना। अब अगर क्वेश्चन होता कि आप ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए, तो ऑलरेडी मैं आपको ये समझा चुका हूं कि 3c1 और 3c2 यहाँ पे दो टर्म है जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, मतलब दे आर द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर, और मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है। अब सपोज करिए कि इस वेरिएबल को मैं किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं, और लेट द वेरिएबल को हमने 1/3 से रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं सारे वेरिएबल में यहाँ पे ये वैल्यू सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आएगा 3c0 इंटू 1/3 रेज टू द पावर 0। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो 3c1 और 1/3 रेज टू द पावर 1, ये आपका सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म की बात करें 3c2 1/3 का होल स्क्वायर, ये आपका थर्ड टर्म होगा। और लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो 3c3 और 1/3 रेज टू द पावर 3, मतलब हमने वेरिएबल को भी एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, ये बनता है 3 इंटू 1/3। अब फर्दर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3c2 आपका 3 होता है और ये 1/9 है ना। और लास्ट टर्म की बात करें तो ये आपके पास बन रहा है 1/27। तो एक स्टेप और मैं आगे मूव कर जाता हूं। फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, सेकेंड टर्म भी मेरा 1 है, थर्ड टर्म लेकिन 1/3 है। थर्ड टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1/3 है, और फोर्थ टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1/27। नाउ द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मुझे यहाँ पे पता करना है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर आपको पता करना है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग ये होता है कि इन चार टर्म्स में जिस टर्म की जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा भी होनी चाहिए, वो टर्म आपको क्लेम करने हैं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एट एक्स इज इक्वल टू 1/3 पे अगर पूछा जाता कि इसके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आप मुझे बताइए, तो मैं बोलता कि इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो T1 एंड T2 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एंड दैट इज एक्चुअली द मीनिंग टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसी के सपोर्ट में अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं तो मान के चलिए मेरे पास एक टर्म है 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 4। ये मेरे पास एक बाइनोमियल है और मुझे 1 माइनस 2x की पावर 4 को ओपन करना है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा 4c0 2x की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म होगा, माइनस 4c1 2x की पावर 1, ये आपका सेकेंड टर्म है। देन आफ्टर 4c2 2x की पावर 2, ये आपका थर्ड टर्म है। 4c3 2x की पावर 3, ये आपका फोर्थ टर्म है। और लास्ट टर्म आपके पास होगा 4c4 और 2x रेज टू द पावर 4 के। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इफ द क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पास्कल ट्रायंगल की कंसेप्ट को अगर आप अपने माइंड में फीड करते हैं तो जो बीच वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो 4c2 है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे x की जगह 1/2 रिप्लेस करता हूं, मतलब मैंने वेरिएबल को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है। जैसे मैं ये वेरिएबल इस पूरे एक्सप्रेशन में सबमिट करूंगा, अब टर्म्स की वैल्यू चेंज होगी। जैसे अगर आप चेक कर सकते हैं तो फर्स्ट टर्म आ रहा है 4c0 और 2 इंटू 1/2 की पावर 0, तो फाइनली वो 1 ही बन जाता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 आएगा। सेकेंड टर्म है 4 इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये आपका फिर से 1 हो जाता है। 4c2 आपका 6 होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये याद होगा। और x की प्लेस पे जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 डाला तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास फिर से 1 जनरेट हो रहा है, ये नंबर फिर से हमारे पास 1 जनरेट हो रहा है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अगला टर्म हमारे पास 4 है, 4c3 एक्चुअली 4 होता है, और यहाँ पे x की प्लेस पे अगर मैं 1 डालता हूं तो अगेन दिस वैल्यू इज 1। द लास्ट टर्म इज 4c4, ये 1 होता है, और ये 2 रेज टू द पावर 4, ये सॉरी नॉट, इट इज नॉट 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि x की प्लेस पे तो आपको अगेन 1/2 डालना है। और जैसे आप 1/2 डालेंगे तो ये क्वांटिटी फिर से आपकी 1 होने जा रही है। अब अगर आप चेक करें तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है,
सेकेंड टर्म आपका -4 है, फिर आपके पास एक टर्म है 6, फिर एक टर्म है -4 और एक टर्म है 1। अब इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप निकालते हैं, मतलब अगर इन सारे नंबर्स का मॉड अगर आप ले लेते हैं, सारे नंबर्स का अगर मैं मॉड कंसीडर कर लेता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 4 है, फिर टर्म आपका 6 है, फिर टर्म आपका 4 है और फिर टर्म 1 है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो भी T3 है, मतलब T3 का जो कोएफिशिएंट है वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कंटेन करता है। और अगर मैं x की जगह 1/2 डालता हूं तो यही टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू भी जनरेट कर रहा है, जो कि +6 के बराबर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रिजल्ट आता है आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे को कंसीडर करना है, एंड द टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप अगर ये वैल्यू 1 है, ये -4 है, तो आप 1 को ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी रिजल्ट आ रहा है पहले आप उनकी पॉजिटिव वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट करिए, और फिर आप देखिए कि सबसे ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा जनरेट हो रहा है, और फिर वो आपको क्लेम करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि 1 - 2x की पावर 4 में व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सो योर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज T3। अब इशू ये है कि हमें अगर छोटी पावर है, जैसे अगर पावर 4 है, पावर 5 है, तब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग चलो वैल्यू डाल के ही ये पता कर लेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। लेकिन अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन की बात करूं, हम लोग ऐसे ही अगर जनरल थोड़ा सोचें कि सपोज द क्वेश्चन इज 1 - x रेज टू द पावर 102, ये एक मेरे पास नंबर है ना। Let I have the question 1 - x raised to the power 102। ये मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मतलब जिसको मैं ओपन कर सकता हूं, और यहां पे दोनों क्वेश्चन पुटअप किए जाए कि आप ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को क्लेम करिए। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताना आसान है, क्योंकि उसके लिए केवल जस्ट आपको मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना है। लेकिन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताने के लिए अगर मैं वो प्रीवियस वाला मेथड जो ऑलरेडी मैंने यहां पे ऊपर करके रखा है, इस मेथड को यूज करने की कोशिश करूंगा, तो इट विल टेक सो मच टाइम, है ना। तो हम लोग देखते हैं आगे कि अगर हमें कोई एक जर्नल क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि कैसे आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा बात करनी है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। So now we are going to understand how we will find out the numerically greatest term of a general binomial expression 1 plus x raised to the power n। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी हम लोग ये पता करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी जनरल टर्म आपको गिवन है और आपको उसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप फॉर्मूला बेस्ड काम कर लें। इसके बाद फिर मैं आपको इसका डिटेल डिस्कशन दूंगा कि ये तरीका काम क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्किंग प्रोसेस क्या है। जब भी आपको किसी भी टर्म का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, किसी भी टर्म का अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n+1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स के। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने जनरेट हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने जनरेट हो सकती है कि ये जो डाटा है, या तो ये कोई एक इंटीजर होगा, आइदर इट इज एन इंटीजर और इट इज ए नॉन इंटीजर क्वांटिटी। अगर ये डाटा एक इंटीजर क्वांटिटी जनरेट होता है, n+1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स, ये जो नंबर है, अगर ये कोई इंटीजर क्वांटिटी है, तो डेट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब अगर इफ इट इज k, तो kth टर्म एंड k प्लस 1th टर्म आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब उस केस में आपको दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलने जा रहे हैं। और अगर ये कोई नॉन इंटीजर क्वांटिटी है, सपोज आपने n+1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स को सॉल्व किया और वो एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, अगर वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, देन उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप फाइंड आउट करिए। आई होप सो कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता होगा। उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए और ये टर्म उसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। फॉर एग्जांपल, अगर k की वैल्यू सपोज एक इंटीजर आ गई, लेट 5k की वैल्यू, मैंने इस पूरे डाटा को सॉल्व किया और k की वैल्यू 5 आ गई, तो 5th टर्म एंड 6th टर्म, दीज टू टर्म आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक तो वही जो डाटा आ रहा है और एक जस्ट अगला टर्म, ये दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। और इनकेस अगर ये कोई नॉन इंटीजर क्वांटिटी है, जैसे सपोज 4.2 आ गया, तो 4.2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वो 4 होता है और उसमें 1 आप ऐड कर दीजिए, तो 5th टर्म उसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा।
या फिर आप देख सकते हैं कि जो भी डाटा, अगर ये नॉन इंटीजर आ रहा है, आपको पहला वाला आइडिया अगर क्लियर हो गया है कि उसकी इंटीग्रल वैल्यू पहले निकालिए और 1 उसमें ऐड कर दीजिए, ये इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। या फिर एक और ऑप्शन है कि लेट कोई नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी आ गई 4.6, तो जस्ट आने वाला जो इंटीजर होगा वो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो मैं अब एक दो क्वेश्चनों पे आपको काम करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। So let I am taking a problem which is 1 plus x raised to the power 4, and let the question part is find the numerically greatest term when x is equal to 1/2। तो आप देख सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे ये पता करना है कि जब x की वैल्यू 1/2 है तो वो कौन सा टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 को ओपन करूं, और जब अपन इसे ओपन करेंगे तो वी विल गेट 4c0 एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस 4c1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस 4c2 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 4c3 एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 4c4 एंड x रेज टू द पावर 4। अब जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर द क्वेश्चन ये होता कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना है, देन योर आंसर इज 4c2, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं x की प्लेस पे 1/2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फर्स्ट टर्म हमारा बनेगा 4c0 1/2 raised to the power 0, this is the first term. Second term is 4c1 1/2 raised to the power 1. The next one is 4c2 1/2 raised to the power 2 plus 4c3 1/2 raised to the power 3 plus 4c4 and 1/2 raised to the power 4k। अब इन सारे टर्म्स को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि पहला टर्म हमारा 1 बन रहा है। दूसरे टर्म की अगर अपन बात करें तो ये बनता है 4c1 जो कि 4k इक्वल होगा इंटू 1/2k इंटू 1/2k। थर्ड टर्म पे अगर मैं कमेंट करूं, थर्ड टर्म पे अगर अपन कमेंट करें तो ये बन जाता है 6, दिस इज और 6 इंटू 1/4k। या फिर द नेक्स्ट टर्म इज 4c3 जो कि अगेन 4k इक्वल होता है इंटू 1/8k, 1/2 के होल क्यूब को आप 1/8 लिख सकते हैं। द लास्ट टर्म इज 1 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 4 विच इज एक्चुअली 1/16। अब अगर मैं इन सारे टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज और 1, सेकेंड टर्म की बात करें तो ये आपका 2 है, थर्ड टर्म की बात करें तो दैट इज और 3/2, फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूं दिस इज और 1/2, और लास्ट वाले टर्म की बात करें तो दैट इज एक्चुअली और 1/16। तो क्वेश्चन मेरे पास ये था कि मुझे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो सेकंड टर्म है दिस इज एक्चुअली द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फॉर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 is the numerically greatest term at x is equal to 1/2। अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये काम तो हम वैसे भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमें बात करनी है कि अगर मैं कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करूं या जो पैटर्न मैंने ऊपर आपको समझाया था उस मेथड को अगर मैं अप्लाई करूं तो फिर ये क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको दो चीजों को स्टडी करनी है। सबसे पहले वी विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n+1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स। हम लोग ये डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे और पता करेंगे कि ये जो नंबर है वो एक इंटीजर आ रहा है या फिर नॉन इंटीजर आ रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास जैसे दो ऑप्शन है कि अगर वो इंटीजर है तो डेट नंबर और जस्ट नेक्स्ट नंबर, ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू k आती है तो kth टर्म और k प्लस 1th टर्म दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। और अगर k नॉन इंटीजर आता है, अगर k नॉन इंटीजर आता है तो गिवन नंबर का जीआईएफ निकालिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आपको पता लग जाएगा कि उसकी लोकेशन कहां पे है। तो अब चलिए मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एट x इज इक्वल टू 1/2 पे।
तो अब अगर मैं फॉर्मुलेस वगैरह यूज करना शुरू करूं, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें k को पता करना होगा, और k पता करने के लिए द वैल्यू ऑफ k इज n+1 इंटू मॉड x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ xk। अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 1 प्लस एक्स पावर एन को 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करूं, देन द वैल्यू ऑफ एन इज योर एक्चुअली 4। और मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स हमारे पास, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो ये नंबर हमारे पास हो जाता है 1/2 के। तो अभी कुछ नहीं करना है, देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई करके क्या डाटा प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वी विल गेट 4+1, दिस इज 4+1 दैट इज मॉड एक्स। इसकी जगह 1/2 आप लिख सकते हैं, मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस 1/2 के। और इस डाटा को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो न्यूमरेटर हमारा बनता है 5/2 और डिनोमिनेटर हमारे पास बनता है 3/2 के। ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया एंड वी आर हैविंग 5/3। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा 1 पॉइंट एंड दैट इज 1.6 अप्रॉक्स, है ना। एक वैल्यू आपको मिल रही है जो 1.6 के अराउंड कुछ होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर k की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है, 1.6 एक नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी है, अगर ये एक डाटा है जो नॉन इंटीजर है, तो हमें करना क्या है, पहले मुझे गिवन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 1.6 और उसमें 1 ऐड करना है, और ये वो टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो मुझे यहाँ पे टीआर तो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बस इसे 1.6 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिख सकते हैं, और 1 + 1 2। तो वी कैन क्लेम, वो ये क्लेम कर रहा है कि जब आर की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग ये डाटा निकाल लेते हैं तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसमें उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको 1 ऐड करना है, और ये वो टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये 2 जनरेट हो रही है। तो अगेन हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि T2 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देता हूं जिससे आपको ये थ्योरी थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। So now the problem is find the numerically greatest term of 1 minus 2x raised to the power 7 at x is equal to 1/3। तो जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करिए, तो सबसे पहले आपको ये डाटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, विच इज n+1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स के, और आप इसे अभी k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो k कोई इंटीजर जनरेट होगा या फिर ये कोई नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी जनरेट होगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Now you can check the question is 1 minus 2x raised to the power 7, और अगर मैं इस डाटा को कंपेयर करूं 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n से, इस डाटा से कंपेयर करूं, तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास 7 है, n की वैल्यू हमारे पास 7 है, और कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास है -2 टाइम्स ऑफ x के, वेयर x इज योर 1/3 मीन्स मॉड ऑफ एक्स की पे अगर मैं कमेंट करूं तो मॉड ऑफ एक्स हमारे पास हो जाता है 2/3 के। तो मॉड ऑफ एक्स में कैलकुलेट कर चुका हूं, और n इज इक्वल टू 7, ये डाटा तो है ही है। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k। तो k यहां से निकल के आएगा 7 + 1, दिस इज n+1 मॉड x विच इज योर 2/3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज योर 2/3, ये आपका 2/3 है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2/3 के। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो k यहां से जनरेट होता है, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में वी आर हैविंग 16/3 और डिनोमिनेटर में हमें मिलने जा रहा है 5/3। ये 3 से 3 मैंने कैंसिल किया, और अपन कमेंट कर सकते हैं कि k की वैल्यू हमें मिल रही है 16/5, और 16/5 की बात करें तो ये डाटा अराउंड आता है 3.2 के। नाउ दिस नंबर इज नॉन इंटीजर, है ना। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अगर डाटा आपका नॉन इंटीजर है, इफ k इज नॉन इंटीजर, तो जो भी k की वैल्यू आ रही है आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 3.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करूं, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ये जो टर्म जनरेट होगा, ये जो नंबर जनरेट होगा,
ये नंबर है फोर्थ, मींस आई हैव टू कैलकुलेट द T4। अगर मैं इस एक्सपेंशन का फोर्थवां टर्म निकालता हूं तो वो न्यूमेरिकली T4th term is numerically greatest term। फाइन, तो ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, चलिए हमने ये तो पता कर लिया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है कौन सा, लेकिन काफी क्वेश्चंस में ही विल आस्क यू कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 1 - 2x रेज टू द पावर 7 में t फोर्थवां टर्म मुझे पता कर रहा है। तो t फोर्थवां टर्म अगर मैं निकालता हूं तो अपन इसे लिख सकते हैं t ऑफ 3+1। t ऑफ 3+1 पे कमेंट करें तो ये बन जाता है 7c3 एंड दैट इज -2x रेज टू द पावर 3। और फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, फर्दर अगर हम लोग इस डाटा को सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 7c3 -2 रेज टू द पावर 3 और x रेज टू द पावर 3। और x आपके पास कितना है, x आपका गिवन क्वेश्चन में है 1/3। तो वी विल गेट 7c3 -8 इंटू 1/27। अब क्योंकि ये फोर्थ टर्म है जो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, बाकी के आप इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो ये बनेगा 8 इंटू 7c3/1/27 एंड दिस इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन 1 - 2x रेज टू द पावर 7 के। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा रहा हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे कि ये जो मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ या जो डाटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ n+1 इंटू mod x ओवर 1 + mod x, फाइनली ये जनरेट कैसे हुआ, कैसे हमें ये पता लग पा रहा है कि ये इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करके और दिखा रहा हूँ। Now I am going to solve the problem which is find the numerically greatest term in the expansion of 3 - 2x raised to the power 9 when x is equal to 1. So let's see how we will solve this problem. देखिए क्वेश्चन आपके पास है 3 - 2x total raised to the power 9 and we have to find out the numerically greatest term when x is equal to 1 के। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास एक्सपेंशन है 1 + x रेज टू द पावर n, तो आपको कैलकुलेट करना होता है k विच इज n+1 इंटू mod x ओवर 1 + mod of x के। लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है वो इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और अगला टर्म कोई वेरिएबल हो सकता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम इस गिवन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे और इसके लिए हमने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 9 कॉमन ले लिया। जैसे मैं 3 रेज टू द पावर 9 को यहाँ से ब्रैकेट से बाहर करता हूँ या 3 को ब्रैकेट से बाहर करता हूँ तो ये टर्म बन जाता है 1 - 2x/3 एंड रेज टू द पावर 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, मैं पूरा वो प्रोसेस इस पर्टिकुलर टर्म के लिए अप्लाई करूंगा और जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें अपन 3 रेज टू द पावर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गिवन क्वेश्चन का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले k की वैल्यू पता करते हैं और k की वैल्यू पता करने के लिए वी नीड n, और n की बात करें तो ये आपका 9 के इक्वल है। फिर वी नीड द वैल्यू ऑफ mod x। mod x हमारे पास है यहाँ पे -2x/3 है ना, दिस इज कैपिटल mod x, आप इसे लेट कर सकते हैं जो आपको फॉर्मूले में फीड कर रहे हैं। और x क्या दिया है आपको, x आपको वेरिएबल दिया है 1, यानी कि mod x आपको मिल जाता है 2/3 के। चलिए डाटा सेट करते हैं तो k हमें मिलेगा n+1 विच इज 10, 9+1, देन आफ्टर mod of x, तो mod of x की वैल्यू आपके पास 2/3 जनरेट हो रही है और यहाँ पे डिनोमिनेटर की अगर अपन बात करें तो दिस इज 1 + 2/3 के। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 20/3 आ रहा है और डिनोमिनेटर में आपके पास 5/3 आ रहा है। आपने यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल किया एंड द टर्म यू आर गेटिंग 20/5 जो कि 4 के इक्वल होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दो केसेस पॉसिबल हैं जब आप k को फाइंड आउट करते हैं।
या तो ये इंटीजर आता है या फिर ये नॉन इंटीजर आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ के एंड विच इज एन इंटीजर। अब आप दोबारा से चेक करें तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर के आपके पास कोई एक इंटीजर वैल्यू निकल के आती है, तो एक तो केथवा टर्म और एक के प्लस वनथवा टर्म, ये दोनों के दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू 4 आ रही है, तो अपन क्लेम कर सकते हैं इन 3 minus 2x raised to the power 9, 3 minus 2x raised to the power 3 minus 2x raised to the power 9, t4 एक तो चौथा टर्म एंड t5 r numerically greatest term, and this is actually the process कि अगर आपको पता करना है कि विच टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी पूछी गई है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 3 raised to the power 9 into 1 minus 2x by 3 and total to the power 9, है ना। तो ये हमने इसको मॉडिफाइड करके लिखा हुआ था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर बाइनोमियल का या तो मैं फोर्थवा या फिर फिफ्थवा कोई भी एक टर्म हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब एक टर्म हमें पता लग जाएगा तो उसमें लास्ट में मैं 3 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं टी फिफ्थ टर्म ही चलिए पता करता हूं, तो t5 प्लस वन टर्म ऑफ 1 माइनस 2x बाई 3 रेज टू द पावर 9 अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो मतलब वी नीड एक्चुअली टी फिफ्थ टर्म, तो इसको फिर हमें t4 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फिफ्थवा टर्म मिलने जा रहा है। तो ये आपको मिलने जा रहा है, दैट इज 9c4 माइनस 2x बाई 3 रेज टू द पावर 4। और जैसा मैंने कहा था कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक तो वेरिएबल सेट करना है जो कि x आपका 1 के इक्वल है, एक तो वेरिएबल सेट करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 3 रेज टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई भी करना है। देन द वैल्यू ऑफ t5 is equal to 3 raised to the power 9 into 9c4 into minus 2 by 3 raised to the power 4। और जब आप इस डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the result 489 and that is 888, and that is the numerically greatest term of 3 minus 2x raised to the power 9. So now we are going to solve the second problem, which is 7 minus 5x raised to the power 11 when x is equal to 2 by 3, and we have to find out the greatest term, which is exactly numerically greatest term of the given binomial expression. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, द क्वेश्चन वी हैव 7 minus 5x raised to the power 11। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिसपे हमने फॉर्मूला जनरेट करके रखा हुआ है, जो डाटा जनरेट करके रखा हुआ है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि 7 को हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर आपको 7 की पावर 11 नजर आएगा, और इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 1 minus 5x by 7 and total to the power 11। ये फाइनली मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन तैयार हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता करना है कि विच टर्म इज एक्चुअली द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सजेस्ट किया गया है कि आपको k कैलकुलेट करना है, और k का जो फॉर्मूला हमने जनरेट किया है विच इज n+1 इंटू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स के। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल को चेक करें, मॉड ऑफ एक्स को चेक करें, देन दैट नंबर इज एक्चुअली -5x/7। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फीड करता हूं तो ये बनता है 11 + 1 विच इज 12 इंटू मॉड ऑफ एक्स विच इज 5x/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 5x/7 के। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 पे ही आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता करना था। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म आपका 12 बन रहा है, सेकेंड टर्म की बात करें तो ये बनता है 10/21, दिस इज 10/21 इंटू 10/21, 1 प्लस 10/21 की। इस डाटा को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो नंबर आपको मिलने जा रहा है, अगर इस पे अपन बात करें, दैट इज 120, दिस इज 120,
और ये आ रहा है 31, दिस इज ऑफ 31। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं, तो ये नंबर जनरेट होगा 3 पॉइंट समथिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये नंबर जनरेट होगा समथिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये एक नॉन इंटीजर क्वांटिटी आ रही है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू है और अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो हम लोग करते क्या है, द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिलेगा इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो भी ये नंबर है, ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा भी है, और इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो ये बनता है 3 + 1 विच इज फोर्थ टर्म। यानी कि गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर मैं फोर्थवा टर्म पता कर लेता हूं तो वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या, 7 - 5x रेज टू द पावर 11, और मुझे क्या करना है, मुझे इसका फोर्थवा टर्म कैलकुलेट करना है। फोर्थवा टर्म कैलकुलेट करने के लिए मुझे ऑब्वियस है t3 + 1 निकालना होगा, जो कि बराबर होगा 11c3 7 रेज टू द पावर 11 - 3 - 5x रेज टू द पावर 3 के, और एट द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2/3। जैसे आप x की जगह 2/3 यहाँ पे पुट अप करेंगे और इस डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 440 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 8 के। मे बी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू भले ही आप 2/3 डालें, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे आपको याद होगा कि हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो वी हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव क्वांटिटी ओनली। सो फाइनली दिस इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 7 - 5x raised to the power 11. So now we are going to discuss the conceptual approach to find out the numerically greatest term. तो देखिए इसके लिए मैं पहले थोड़ा जनरल स्टेटमेंट पे काम करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान के चलिए आपके पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 + x रेज टू द पावर n, ये आपके पास बाइनोमियल है, फाइन। और आपसे पूछा गया है कि आप गिवन बाइनोमियल का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताइए। अब अपने को नहीं पता है कि इसमें कौन सा टर्म होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो ऐसे ही अपन प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि लेट tr + 1 इज एक्चुअली द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब कंसेप्ट ये है कि अगर tr + 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये इससे पहले वाले जितने भी टर्म्स हैं उनसे ज्यादा वैल्यू रखेगा, एक स्टेटमेंट तो ये, और इसके बाद में जितने टर्म्स आएंगे, इसके बाद में जितने भी टर्म्स जनरेट होंगे, ये उन सबसे भी ज्यादा वैल्यू रखना चाहिए। तब जाके हम लोग ये क्लेम करेंगे कि हाँ ये जो टर्म है ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लेट मैंने एज्यूम कर लिया है कि tr + 1 इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अगर tr + 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो tr + 1 ओवर tr का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो अगर मैं tr + 1 को इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करूं तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो अभी मेरे को पूरा फोकस करना पड़ेगा कि tr + 1 अपॉन tr की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 + x रेज टू द पावर n में इन द 1 + x रेज टू द पावर n, अगर इस बाइनोमियल की बात करें तो यहाँ पे tr + 1 टर्म हमारे पास होता है ncr और x रेज टू द पावर r के, ये tr + 1 टर्म की वैल्यू है। इसका जस्ट प्रीवियस वाले टर्म पे अगर मैं कमेंट करूं तो ये होना चाहिए ncr और x रेज टू द पावर r - 1। और जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मुझे पता करना है कि tr + 1 ओवर tr की वैल्यू 1 से ग्रेटर कब रहेगी। तो चलिए इस पे काम करते हैं। तो हमने इसको लिखा tr + 1 ओवर tr वी नीड ग्रेटर देन 1। अब इस स्टेटमेंट को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं स्टेटमेंट में सबमिट करूं तो ये जनरेट होता है ncr डिवाइडेड बाई ncr - 1 into x raised to the power r upon x raised to the power r - 1, और ये डाटा आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप न्यूमरेटर में चेक कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, चलिए मैं इसको अलग से लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस विल बिकम फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1, और यहाँ पे केवल x बचता है और विच मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब आपको याद होगा कि हम लोग इतना सारा थ्योरी डिस्कस करके आए हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू नेगेटिव हो। अब क्योंकि मुझे ऑब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो ये जो पूरा डाटा है ये तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है, बस अगर मैं यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दूं तो जो भी नंबर जनरेट होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही जनरेट करेगा। क्योंकि मेरा फाइनल कमेंट तो यही है कि मुझे पता करना है कि कौन सा टर्म है जिसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिलने जा रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो रहा है, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख पाएंगे कि ये जनरेट होता है n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r इंटू मॉड ऑफ x, और ये क्वांटिटी मुझे ग्रेटर देन 1 चाहिए। अब हमने सोचा कि इसको थोड़ा और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा n प्लस 1 बाई आर इंटू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं r इज लेस देन n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स के। तो यहां से हमें एक फाइनल स्टेटमेंट पता लगा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको tr प्लस 1 ओवर tr का रेशियो ग्रेटर देन 1 चाहिए, है ना, अगर आपको tr प्लस 1 अपॉन tr का रेशियो ग्रेटर देन 1 चाहिए, और अगर ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, मतलब तभी हम बोल पाएंगे ना कि tr प्लस 1 की वैल्यू tr से ग्रेटर होगी। ऐसा केवल तब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल when r is less than n plus 1 into mod x divided by 1 plus mod of x की। तो जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं सबसे पहले ये डाटा को सिंप्लीफाई करूंगा, और r की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए जब r इस नंबर से छोटा होगा, आपका ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। और यही थ्योरी यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखिए अभी इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि ये कैसे वर्कआउट हम लोग इसके ऊपर करेंगे। अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 1 प्लस 2x, या अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स एंड टोटल टू द पावर 7। ये मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और ही वाज आस्किंग कि अगर मैं x की प्लेस पे 2/3 सबमिट करता हूं, लेट वी विल प्लेस x इज इक्वल टू 2/3, देन विच टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको नहीं पता है कि इसका कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो लेट tr प्लस 1 टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो tr प्लस 1 अपॉन tr की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और अभी अभी मैंने बताया था कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आपको तब मिलता है इफ r इज लेस देन n प्लस 1 इंटू मॉड x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x के। तो मेरा पहला टास्क ये है कि मैं इस डाटा को सिंप्लीफाई करूं। तो यहाँ पे n प्लस 1 की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो बनेगा 7 प्लस 1, दिस इज और 8 मॉड ऑफ x विच इज और 2/3, इसको अपन 2/3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2/3 के, मतलब r की वैल्यू इस क्वांटिटी से कम रहनी चाहिए। अभी इसमें और थोड़ा सा फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा 8 16/3, ये न्यूमरेटर में बन रहा है, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये बन जाता है 5/3 के। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं कि r इज लेस देन 16/5, और 16/5 की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिस नंबर इज 5 3s are 15 एंड दैट इज 2, इट इज अराउंड 3.2 एक नंबर हमें यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या जनरेट होता है, इससे कंसेप्ट ये जनरेट होता है कि अगर r की वैल्यू 3.2 से कम है, इफ r इज लेस देन 3.2 मींस अगर r 1 है, अगर r 2 है, और r अगर 3 है, क्योंकि 3.2 तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि r एक इंटीजर है,
तो आपको 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा, 0 नहीं ले सकते क्योंकि जीरोथ टर्म कोई है ही नहीं। तो ही वाज सेइंग कि इफ r is 1, r is 2 एंड r is 3 देन tr प्लस 1 ओवर tr की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। इसका मीनिंग क्या निकलता है? सबसे पहले आप r की जगह 1 डालिए। अगर मैं r की जगह 1 सबमिट करता हूं तो ये आता है t2 अपॉन t1 एंड विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि ये सजेस्ट करता है कि t2 की वैल्यू t1 से ज्यादा है। अगर t2 t1 से ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है t2 ही बड़ा होगा। अब तक तो t2 ही बड़ा है। इफ r इज नॉट 2, सपोज मैंने r की जगह 2 सबमिट किया क्योंकि 3 तक के लिए वैलिड है। अब अगर मैं r की जगह 2 सबमिट करता हूं तो न्यूमरेटर में बनता है t3, न्यूमरेटर में बनता है t3 और डिनोमिनेटर में बनता है t2 और स्टिल ये ग्रेटर देन 1 है। मींस हम यहां पे कमेंट कर सकते हैं कि t3 की वैल्यू t2 से भी ज्यादा है। तो 3 टर्म तक का मुझे पता लगा है, एक t1, एक t2 और एक t3। और t2 t1 से बड़ा है, t3 t2 से बड़ा है, तो अभी तक के लिए तो t3 ही बड़ा टर्म आपको मिल रहा है। लेकिन जैसा अभी हमारी बात हो रही थी कि 3 तक के लिए वैलिड है, जैसे मैं r की जगह 3 सबमिट करता हूं, इफ r इज इक्वल टू 3, तब भी ये ट्रू है कि t3 प्लस 1 ओवर t3 ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। इट इंप्लाइज दैट t4 इज ग्रेटर देन t3। मतलब अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू दावर 1 प्लस एक्स रेज टू दावर, देखिए आपने 7 को ओपन करना था, 1 प्लस एक्स रेज टू दावर 7 को आप ओपन कर रहे थे। इस सबको अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास टोटल 8 टर्म्स आएंगे, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8। ये टोटल 8 टर्म्स मुझे मिलने वाले हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया विद द प्रीवियस थ्योरी कि t1 जो है वो t2 से छोटा है, t2 जो है वो t3 से छोटा है और t3 जो है वो t4 से छोटा है। तो ये तो हो गया r इज इक्वल टू 3 तक। Now what about when r is equal to 4? जब r की वैल्यू 4 है तब क्या होगा? अगर r की वैल्यू 4 है, देखिएगा, देखिए हमने ये कहा था, मैं इसको दोबारा यहां नीचे दोबारा से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी दिमाग में फिर से बढ़ेगी। हमने ये कहा था कि इफ टी आर प्लस 1 ओवर टी आर का रेशियो ग्रेटर देन 1 आपको चाहिए तो आर की वैल्यू, तो इट इंप्लाई मतलब ये केवल तब आपको मिलेगा जब आर की वैल्यू n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स से कम होगी। इसका वाइस वर्सा क्या होगा? अगर r इस क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है, अगर r इस क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है तो ये फिर कन्वर्सली इंप्लाइज करेगा कि tr प्लस 1 ओवर tr लेस देन 1 होगा। मतलब यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम। अगर पुरानी वाली कैलकुलेशन को मैं फिर से रिपीट करूं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि t3 तक तो ठीक था क्योंकि r आपने देखा था कि वो जो n प्लस 1 इंटू मॉड एक्स ओवर 1 प्लस मॉड एक्स की वैल्यू है वो आपको 3.2 मिली थी। यहां एक बार फिर से चेक करिए, ये डाटा आपको 3.2 मिला था। मींस r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 के लिए तो tr प्लस 1 ओवर tr की वैल्यू 1 से बड़ी है। लेकिन जैसे ही मैं r की जगह 4 डालता हूं, जैसे ही हम लोग r की जगह 4 सबमिट करते हैं तो tr प्लस 1 ओवर tr का जो रेशियो है वो अब 1 से छोटा आएगा। तो डालिए जरा r की जगह 4। ये आपको सजेस्ट करता है कि t5 इज लेस देन t4। मींस अगला जो टर्म है t5 वो t4 से छोटा है। फिर मैंने डाला r इज इक्वल टू 5। जब मैं r इज इक्वल टू 5 डालूंगा तो ये सजेस्ट करेगा कि t6 इज लेस देन t5, यानी कि जो अगला टर्म है वो t5 से भी छोटा है। और इस प्रोसेस को आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं? आप मैक्सिमम डाल सकते हैं r की जगह 7। तो जब आप r की जगह 7 सबमिट करेंगे, बीच में एक 6 रह गया है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप r की जगह 7 सबमिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि t8 अपॉन t7 इज ऑल्सो लेस देन 1 विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यानी कि ये फिर से क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि t8 की वैल्यू t7 से कम है। अब इस टोटल थ्योरी को अगर मैं मिक्स करूं तो आप देख सकते हैं कि t6 t7 से ग्रेटर है और t7 t8 से ग्रेटर है। और पूछा गया था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, तो दिस टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। बाकी का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप यहां पे लगाना चाहें, जो कि हमने क्लास में या मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको k की वैल्यू पता करनी है, विच इज n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स के। और यहाँ दो स्टेटमेंट दिए थे, या तो ये इंटीजर होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी अपन चेक कर लेते हैं कि ये डाटा क्या निकल के आ रहा है। वैसे आपको याद आ गया होगा कि वो नंबर 3.2 आ रहा था। और जब ये नॉन इंटीजर आता है, देन k इज योर मतलब जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, मैं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, देन numerically greatest term is greatest integer of 3.2 plus 1, and which is 4. So T4 is numerically greatest term, and this is the conceptual theory to find out the numerical greatest term.